में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद सिसोदिया और हम अध्ययन कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 क्लास 12 का जो चैप्टर 3 हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर हमने भ्रूण कोश के निर्माण तक का हमने उसमें जो डेवलपमेंट होता है वहाँ तक का अध्ययन कर लिया। हमने परागण पढ़ लिया, निषेचन पढ़ लिया, भ्रूण कोश पढ़ लिया। अब उसके बाद जो अपना अगला टॉपिक आ रहा है वह है अपने भ्रूण। जो एम्ब्रियो सेल के अंदर जो भ्रूण बनता है, जो जाइगोट बनता है, उसका आगे जाके क्या भविष्य होता है उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों ने बात करी थी कि उसके अंदर एम्ब्रियो सेल के अंदर जाइगोट का निर्माण हो जाता है। तो आज का टॉपिक है हमारा भ्रूणोद्भव या भ्रूण का निर्माण। तो जाइगोट से लेकर भ्रूण का निर्माण तक की प्रक्रिया होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस या भ्रूणोद्भव। जो भ्रूण बना था, देखिए सबसे पहले परागण की क्रिया हुई, परागण के बाद में निषेचन की क्रिया हुई, निषेचन की क्रिया के पश्चात PAN या भ्रूण कोश का निर्माण हुआ और भ्रूण का भी निर्माण हुआ है, जाइगोट का भी निर्माण हुआ। अब वही जाइगोट आगे जाके क्या करता है? भ्रूण का निर्माण करता है। तो जाइगोट से लेकर लास्ट में भ्रूण के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है ये हो गया जाइगोट, और जाइगोट से लास्ट क्या बन रहा है? ये भ्रूण बन रहा है। जाइगोट से लेकर भ्रूण के निर्माण तक की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस या भ्रूणोद्भव। तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं द्विबीजपत्री पादपों में भ्रूण के विकास की। तो देखिए बच्चों, मैंने जो यहाँ पे चित्र बनाया ये बहुत ही महत्वपूर्ण चित्र है। यदि इस टॉपिक को आपने चित्र के द्वारा यह जो चित्र बनाया गया है उसके आधार पर आपने इसको समझ लिया तो ये बहुत ही इजी टॉपिक होगा। किताब में चित्र देखोगे तो आई थिंक वो आपको समझ में नहीं आएगा। आपको केवल इस चित्र को समझना है, क्योंकि बायोलॉजी सब्जेक्ट ही ऐसा है जो सब कुछ चित्रों पर डिपेंड होता है। यदि आपने चित्र अच्छे तरीके से आपको याद हो गया तो चित्र के आधार पर आप ये जो सवाल बनता है 4 नंबर का बनता है, तो आप इसका पूरा वर्णन कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं द्विबीजपत्री पादपों में भ्रूणोद्भव की क्रिया या भ्रूण का विकास। तो द्विबीजपत्री पादपों के अंदर भ्रूण के विकास का जो अध्ययन है, सर्वप्रथम अध्ययन सन 1840 में हैंस्टी नामक वैज्ञानिक थे। कौन थे? हैंस्टी नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने किसकी खोज करी? इन्होंने कैप्सुला वर्सा पेस्टोरिस इस एक प्लांट के अंदर इन्होंने द्विबीजपत्री पादपों के विकास का अध्ययन, भ्रूण के विकास का अध्ययन किया। 1840 में हैंस्टी ने कैप्सुला वर्सा पेस्टोरिस नामक प्लांट के अंदर इसके द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास का अध्ययन किया। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं। तो ये देखिए आपके सामने क्या है? जाइगोट। जाइगोट का मतलब होता है युग्मनज, जो कि एक 2 अंग या द्विगुणित रचना होती है। अब देखिए इसमें अब क्या होता है? सर्वप्रथम इसमें क्या होता है? एक विभाजन होता है। विभाजन कौन सा होता है? अनुप्रस्थ। देखिए हम यहाँ पे बात करेंगे विभाजन की। देखिए 2 प्रकार के विभाजन इस टॉपिक में पढ़ेंगे। एक होता है अनुप्रस्थ विभाजन, एक होता है अनुदैर्घ्य विभाजन। ये देखिए जो विभाजन क्षैतिज होता है, जिसे इस प्रकार का जो विभाजन हो रहा है वो क्या हो गया? अनुप्रस्थ। और जो विभाजन ऊर्ध्व स्थिति के अंदर होता है उसको हमने क्या कह दिया? अनुदैर्घ्य। अर्थात खड़ी काट में या ऊर्ध्व स्थिति में जो विभाजन होगा उसको हम क्या बोलते हैं? अनुदैर्घ्य। और जो क्षैतिज स्थिति में होगा उसको हम क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ विभाजन। तो यहाँ पे देखिए जाइगोट है, तो प्रथम विभाजन यहाँ पे कौन सा होता है? अनुप्रस्थ विभाजन हुआ। अनुप्रस्थ विभाजन मतलब क्षैतिज। तो ये देखिए क्षैतिज विभाजन हुआ। इसके फलस्वरूप कितनी कोशिकाएं बन गई? यहाँ पे 2 कोशिकाएं बन गई है, 1 और 2। ये पहली कोशिका और ये दूसरी कोशिका। तो अब आप ध्यान से देखेंगे कि जो निभाग द्वार होता है, जो कि बीजांड द्वार के ठीक सामने स्थित होता है, तो निभाग द्वार की और जो ऊपर की जो कोशिकाएं बनती है उसको बोलते हैं एपिकल सेल, जिसे हम शीर्षस्थ कोशिका या अग्रस्थ कोशिका कहते हैं। ठीक है, तो निभाग क्षेत्र की ओर एपिकल सेल का निर्माण होता है। ठीक इसी प्रकार जो नीचे की ओर जो बीजांड द्वार क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र के अंदर बेसल सेल्स या आधारीय कोशिका का निर्माण होता है। तो प्रथम विभाजन के फलस्वरूप 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है, शीर्षस्थ कोशिका और आधारिक कोशिका। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक बार आप इस शीर्षस्थ कोशिकाओं को भूल जाइए, आप आइए सीधा आधारिक कोशिका में। तो ध्यान से देखिए, अभी जो आधारिक कोशिका होती है, इस आधारिक कोशिका में क्या होता है? बारंबार अनुप्रस्थ विभाजन होता है। अनुदैर्घ्य नहीं, अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप 7 से 10 कोशिकाओं का एक समूह बन जाता है, जिसमें जो संरचना बनती है उसको हम निलंबक कहते हैं। और निलंबक की जो ऊपर की संरचना होती है उसको हम हाइपोफाइसिस कहते हैं, और जो नीचे की संरचना बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? चूषकांग बोलते हैं। इसी लाइन को यहाँ पे लिखा हुआ, ध्यान से देखिए और समझिए। आधारिक कोशिका कौन सी? नीचे वाली। आधारिक कोशिका में बारंबार अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं। ये देखिए अनुप्रस्थ विभाजन में नहीं बना, इस प्रकार के जो विभाजन होते हैं वो होते हैं अनुप्रस्थ
तो यहाँ पे अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं जिसके फलस्वरूप 7 से 10 कोशिकाओं का समूह बन जाए। तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ हमने 8 कोशिकाओं का समूह बनाया, ठीक है। 7 से 10 कोशिकाओं का समूह बन जाता है, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, निलंबक बोलते हैं। यहाँ क्लियर हो गया, निलंबक बोलते हैं। अब इसकी जो अंतिम कोशिका होती है 8वीं कोशिका, इसकी अंतिम कोशिका को हम क्या बोलते हैं, चूस्कांक बोलते हैं। चूस्कांक का कार्य क्या होता है, जो भ्रूण कोष बनता है उससे, क्योंकि भ्रूण कोष का काम क्या होता है, भ्रूण को पोषण प्रदान करना, तो यह जो चूस्कांक होता है भ्रूण कोष से पोषक पदार्थों को चूसने का कार्य करता है। तो यहाँ से वो पोषक पदार्थों को ग्रहण करता है और इसकी जो प्रथम कोशिका होती है वह क्या होती है, हाइपोफाइसिस होती है। पोषक पदार्थ ध्यान से होते हुए बाद में मुख्य भ्रूण को पहुंचा दिया जाता है। तो मेरे हिसाब से आपको पॉइंट नंबर 1 2 और 3 यहाँ तक का समझ में आ गया होगा। आगे वापस देखते हैं। अब देखिए, अब हमने पहले बात करी थी आधारित कोशिका के बारे में, आधारित कोशिका कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं एपिकल सेल या शीर्षक कोशिका। तो अब देखिए, ये ऊपर वाले सेल के बारे में हम बात करेंगे। शीर्षक कोशिका में प्रथम 2 विभाजन अनुदिर्घ होते हैं। कौन सा विभाजन हो रहा है यहाँ पर, अनुदिर्घ विभाजन हो रहा है। अनुदिर्घ मतलब इस टाइप का ऊर्ध्व काट वाला। यहाँ पे हमने लिखा है कुल 3 2+1, अर्थात कहने का अर्थ है यहाँ पर कुल 3 विभाजन होते हैं, जिनमें से 2 विभाजन तो कौन से होते हैं, अनुदिर्घ होता है, जबकि एक विभाजन क्या होता है, अनुप्रस्थ। ये यहाँ पे देख सकते हो। तो मैं एक बार यहाँ तक का वापस समझा देता हूँ। ये देखिए, जाइगोट के अंदर प्रथम विभाजन अनुप्रस्थ होता है, जिससे 2 कोशिकाएं बनती है, निभाग द्वार की ओर शीर्षक कोशिका और बीजांड द्वार की ओर आधारित कोशिका। अब इस आधारित कोशिका में बारंबार अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप निलंबक का निर्माण होता है। निलंबक की सबसे नीचे वाली कोशिका चूस्कांक कहलाती है और सबसे ऊपर वाली कोशिका हाइपोफाइसिस कहलाती है। ये बात होगी हमारी आधारित कोशिका। अब हम बात करते हैं शीर्षक कोशिका। शीर्षक कोशिका में अब पुनः विभाजन होता है। यहाँ पर टोटल 3 विभाजन होते हैं, जिनमें से 2 विभाजन कौन से होते हैं, प्रथम 2 विभाजन अनुदिर्घ होते हैं और एक विभाजन यहाँ पे अनुप्रस्थ होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अनुदिर्घ विभाजन को देखते हैं। आप चीज को देख सकते हो, ये इसका प्रथम विभाजन हो गया, ये इसका दूसरा। कुल कितनी कोशिकाएं बन गई, 4। मैं आपको ये वापस समझा देता हूँ, आपको समझ अगर नहीं आया तो ये देखिए, अपन मान लीजिए ये आपकी बिल्कुल हुई कोशिका है, ठीक है। अब इसमें देखिए, ये इसका प्रथम विभाजन हुआ, प्रथम विभाजन से कितनी कोशिकाएं बन गई, 1 और 2। अब देखिए, ये हुआ आपका दूसरा अनुदिर्घ विभाजन, कुल कितनी कोशिकाएं बन गई, 1 2 3 4। तो 4 कोशिकाएं भ्रूण का निर्माण होते हैं ना। इस प्रकार के भ्रूण को हम चतुष्क भ्रूण या टेट्राड एम्ब्रियो कहते हैं। नीचे वाली संरचना आपको पता ही है, ये संरचना क्या कहलाती है, चूस्कांक, ये पूरा भाग निलंबक और ऊपर वाला हाइपोफाइसिस कहलाता है। यहाँ तक आपको अब समझ में आ गया होगा। अब हम आगे वापस बात करते हैं। देखिए 2+1, 2 विभाजन कौन से होते हैं, अनुदिर्घ। ये +1 कौन सा है, अनुप्रस्थ विभाजन के बारे में अब हम बात कर लेते हैं। अब देखिए, इसका प्रत्येक अनुप्रस्थ विभाजन के बारे में बात करें। 2+1 था, 2 अनुदिर्घ हो गया और 1 अनुप्रस्थ। तो यहाँ पे देखिए, पहला विभाजन, दूसरा विभाजन, ये कितने थे, 4 कोशिकाएं बना हुआ था। मैं यहाँ पे बना कर दिखा देता हूँ। ये तीसरा विभाजन यहाँ पे अनुप्रस्थ हो गया इस प्रकार से। आगे बात समझ में, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे विभाजन हो गया। इस चित्र को मैं वापस यहाँ पे पुनः बना के समझा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे प्रथम विभाजन हुआ, यहाँ पे द्वितीय विभाजन हुआ, 1 2 3 4 कोशिकाएं बन चुकी है। और अब यहाँ पे क्या हो गया, तीसरा विभाजन। तो 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन यहाँ पर तो हमें 7 ही कोशिकाएं दिख रही, 8 कोशिका कहाँ पर है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से जो भारत का जो स्तंभ है ना, अशोक स्तंभ, सामने से देखने को उसमें हमें 3 शेर दिखाई देते हैं, 3 शेर के मुंह दिखाई देते हैं। लेकिन चौथा वाला क्या होता है, उसके बैक साइड में होता है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे 7 कोशिका तो हमें दिखाई दे रही है, लेकिन 8 कोशिका कहाँ पर, उसके बैक साइड की ओर। इस प्रकार से यहाँ पर स्थानचक भ्रूण का निर्माण हो जाता है। इस चित्र को वापस ध्यान से, अगर आपको 8 नहीं दिखाई दे रही, इसलिए मैंने यहाँ पे नया चित्र बनाया, इसी का एक नया चित्र बनाया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 केंद्रकों का यहाँ पे भ्रूण दिखाई दे रहा है। इस प्रकार के भ्रूण को हम क्या बोलते हैं, स्थानचक भ्रूण हम इसको कहते हैं। तो बच्चों, मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक तो कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल इजी टॉपिक था। हमने आधारित कोशिका की बात करी, हमने शीर्षक कोशिका की बात करी। इसमें बारंबार विभाजन हुए, अनुप्रस्थ विभाजन हुए। इसमें 2+1, 2 अनुदिर्घ और 1 अनुप्रस्थ विभाजन हुआ। उसके फलस्वरूप यहाँ पे
अष्टांशक भ्रूण का निर्माण हो गया। अब आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं, आप देखिए ऊपर की जो कोशिकाएं होती है उनको हम बोलते हैं एपीबेसल सेल्स, और जो नीचे की जो कोशिकाएं मिल रही है उसको हम क्या बोल रहे हैं, हाइपोबेसल सेल्स बोल रहे हैं। आगे बात समझ में। अब ये जो एपीबेसल सेल, एपी मतलब ऊपर की ओर, अर्थात जो कोशिकाएं ऊपर की ओर पाई जाती है वो आगे जाकर क्या करती है, प्रांकुर का निर्माण करती है। प्रांकुर क्या होता है, प्रांकुर वह भाग होता है जो पादप का वायवीय भाग का निर्माण करता है। पादप के वायवीय भाग कौन होते हैं, मूल को छोड़कर शेष सारे भाग क्या होते हैं, पादप के वायवीय भाग होते हैं, जिसके अंदर तना, पत्ती, पुष्प, कलिका आदि भाग आते हैं। वो इस एपीबेसल के द्वारा उसके प्रांकुर भाग का निर्माण होता है। इसके अलावा जो बीज पत्र होता है उसका निर्माण किसके द्वारा होता है, एपीबेसल। ये आपके इंपॉर्टेंट हो गया। इस प्रकार अब हम हाइपोबेसल की बात करते हैं। हाइपोबेसल के अंतर्गत मूलांकुर और अधोबीजपत्र का निर्माण होता है। मूलांकुर क्या होता है, आपको पता है, मूलांकुर वह भाग होता है जहाँ से पादप के मूलीय भाग का निर्माण होता है, मूल तंत्र का निर्माण होता है। तो इस भाग के द्वारा मूल तंत्र का निर्माण होता है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अनुप्रस्थ संतुलन हो गया। अब इन कोशिकाओं के अंदर क्या होते हैं, परिणत विभाजन और अपनत विभाजन। परिणत विभाजन क्या होता है, परिणत विभाजन वह विभाजन होता है जो परिधि की ओर, परिधि, पाफ और परिणत, अर्थात जो विभाजन परिधि की ओर होता है, परिधि की कोशिकाओं का निर्माण किया जाता है, उसे हम बोलते हैं परिणत। और अपनत जो अंदर की ओर विभाजन होता है उसको बोलते हैं अ से अंदर, अ से अपनत विभाजन। फिर क्या होगी, पाफ और परिधि, पाफ और परिणत, अफ और अंदर, अफ और अपनत विभाजन। तो बाहर की जो कोशिकाएं होती है अर्थात जो डर्मेटोजन का निर्माण होता है वो इस परिणत विभाजन के द्वारा होता है। डर्मेटोजन क्या होती है, सबसे बाहरी संरचना, ये बाह्य त्वचा का निर्माण करती है, अर्थात ये जो भ्रूण बनता है उसके बाहरी संरचना जो डर्मेटोजन का निर्माण होती है वो इस परिणत विभाजन के द्वारा होता है। अब अंदर की कोशिकाओं में क्या होता है, देखिए अंदर वाली 8 कोशिकाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8, अंदर वाली 8 कोशिकाओं में अनेक उदग्र मतलब अनुदेलीय और अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, बीज पत्राधार, बीज पत्र और उसके जो भ्रूण विभजन होते हैं उनका निर्माण होता है। आकृति के अंदर देख सकते हो ये आगे भ्रूण पत्र है, इनका निर्माण किससे हुआ, ये इस अंदर की कोशिकाओं के अंदर जो उदग्र और अनुप्रस्थ विभाजन हुए उनके द्वारा आंतरिक भ्रूण उद्दकों का निर्माण होता है। यहाँ तक भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 8 कोशिकीय परत होगी, अंत परत, और बाहर वाली जो परत होगी वो कौन सी होगी, डर्मेटोजन की। अब आगे बात करते हैं, अब उस संरचना से आगे बढ़ते हैं। अब इस विभाजन से भ्रूण गोलाकार एवं हृदयाकार या वाई आकार का भ्रूण बन जाता है। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए गोलाकार भ्रूण आपको दिखाई दे रहा है। अब ये संरचना आगे क्या करती है, हृदयाकार भ्रूण का निर्माण करती है, और ये संरचना आगे जाकर क्या करती है, वाई आकार का जो भ्रूण होता है जिसको हम कॉर्पेट भ्रूण या परिपक्व भ्रूण कहते हैं उसका निर्माण भी किया जाता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। अब देखिए यही संरचना है, अब इसमें और विभाजन होते हैं जिसके फलस्वरूप कोशिकाओं की संख्या दुगुनी हो जाती है। तो अब देखिए अब एक नया भ्रूण का निर्माण हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर क्यों एक खांच का निर्माण होता है, ये देखिए यहाँ पर खांच का निर्माण हो रहा है, ठीक है, जिससे ये भ्रूण अंदर की ओर जाने लगता है। ये डर्मेटोजन आपको बता दिया था, और हाइपोफाइसिस आपको ये बताया जा चुका है, आंतरिक भ्रूण विभजन ये भी आपको बता दिया गया है, शुष्कांग ये भी हमने आपको बता दिया था। और इस प्रकार का भ्रूण क्या होता है, गोलाकार भ्रूण होता है। अब देखिए आपने गुब्बारा देखा होगा, जब गुब्बारे के अंदर हवा बढ़ते हैं, हवा बढ़ने के बाद अपन कभी उसको ऊपर से पुश करते हैं तो अंदर की ओर धंस जाता है। तो ठीक ये गोलाकार जो गुब्बारा उसके प्रकार धंसना, ऊपर से एक खांच का निर्माण होता है, जिससे धीरे धीरे वो खांच अंदर की ओर जाती रहती है, जिसके फलस्वरूप अंदर की ओर एक बड़ी खांच का निर्माण हो जाता है, जिसके फलस्वरूप जो गोलाकार भ्रूण था वह गोलाकार भ्रूण अब किसमें कन्वर्ट हो गया, अब ये हृदयाकार भ्रूण के अंदर कन्वर्ट हो गया। डर्मेटोजन वही है, आंतरिक जो विभजन वहीं पर है, और ये जो नया भ्रूण बन गया उसको हम क्या बोलते हैं, हृदयाकार भ्रूण बोलते हैं। नीचे की ओर शुष्कांग पाया जाता है, और ये निलंबक है, और ये हाइपोफाइसिस है। आई थिंक यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब जैसे जैसे नीचे की ओर जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, मूलांकुर का निर्माण, सॉरी यहाँ पे प्रांकुर का निर्माण हो जाता है, और इस वाले भाग में मूलांकुर का निर्माण होने लगता है। तो ये अंदर की ओर जाएगा, तो ये देखिए एक कंडीशन ऐसी आती है, ये सारा का सारा हिस्सा नीचे की ओर चला जाता है, और यहाँ पर जो प्रांकुर का निर्माण हुआ था वो प्रांकुर अब यहाँ बन जाता है। प्रांकुर क्या करता है, पादप के वायवीय भाग का निर्माण करता है, और जैसे जैसे अंदर की ओर जाता है तो पुष्प के क्या बन जाते हैं, सॉरी भ्रूण के बीज पत्र बन जाते हैं। तो प्रांकुर के कारण जो बीज पत्र होते हैं वो क्या होते हैं, पार्श्व स्थिति, पार्श्व मतलब साइड में चले जाते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो अंग्रेजी के वाई आकार का ये भ्रूण
बन चुका है। ठीक है, तो प्रांकुर के कारण बीजपत्र क्या होते हैं, पार्श्वी स्थिति में चले जाते हैं और ये जो भ्रूण होता है वो वाई आकार का भ्रूण दिखाई देता है और इस प्रकार के भ्रूण को क्या बोलते हैं, टॉर्पिडो या परिपक्व भ्रूण कहते हैं। और इसी भाग के अंदर नीचे का जो हिस्सा होता है यहाँ पर क्या होता है, मूलांकुर का निर्माण होता है जिससे मूल का निर्माण होता है। अब आगे देखिए, अंत में जो संरचना बन जाती है तो भ्रूणीय अक्ष के, इसको दो भागों में बांट देते हैं, एक तो भ्रूणीय अक्ष का ऊपरी भाग और भ्रूणीय अक्ष के नीचे वाला भाग। जो ऊपरी भाग होता है वो कहलाता है बीजपत्रोपरिक और जो नीचे वाला जो भाग होता है वो क्या कहलाता है, बीजपत्राधार। ऊपर वाले भाग से क्या होगा, प्रांकुर का निर्माण होगा जिससे पादप के वायवीय भागों का निर्माण होगा, जबकि नीचे वाले भाग के अंदर क्या होगा, मूलांकुर होगा जिससे पादप के जो रूट वाले सिस्टम का निर्माण होगा। इस प्रकार से ये मैंने आपको पूरा टॉपिक समझा दिया। शॉर्टली एक बार वापस समझा देता हूँ, आप इसको समझ लीजिए, बहुत ही इजी टॉपिक है, समझ में आ जाए तो बहुत शॉर्ट में वापस समझा देता हूँ। जाइगोट के अंदर प्रमुख विभाजन क्या होता है, अनुप्रस्थ होता है जिसके फलस्वरूप दो कोशिकाओं का निर्माण होता है, निभाग द्वार और बीजांड द्वार की ओर। निभाग द्वार की ओर शीर्षस्थ या अग्रस्थ कोशिका बनती है, जबकि बीजांड द्वार की ओर आधारी कोशिका बनती है। अब इस आधारी कोशिका के अंदर क्या होता है, लगातार बारंबार अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं जिसके फलस्वरूप नई संरचना बनती है जिसको हम निलंबक कहते हैं। निलंबक की सबसे अंतिम वाली कोशिका को चुस्कान कहते हैं, जबकि ऊपर वाली कोशिका को क्या बोलते हैं, हाइपोफाइसिस बोलते हैं। अब इस शीर्षस्थ कोशिका में क्या होता है, इसमें 3 विभाजन होते हैं जिसमें से 2 विभाजन तो अनुदैर्ध्य होता है और 1 विभाजन अनुप्रस्थ होता है। तो देखिए, अनुदैर्ध्य विभाजन फर्स्ट और अनुदैर्ध्य विभाजन सेकंड, इसके फलस्वरूप चतुष्क का निर्माण हुआ। ये देखिए टेट्रा का निर्माण हो गया। अब इसमें जो तीसरा विभाजन हुआ वो हो गया अनुप्रस्थ, तो एक विभाजन यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पर कुल 8 कोशिकीय भ्रूण का निर्माण हो गया। इसको हम हस्तांतरित भ्रूण कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। इसी चित्र को हमने थोड़ा इजी बना दिया है और यहाँ पे देखिए 2 भाग पाए जाते हैं, एपीबेसल और हाइपोबेसल। एपीबेसल क्या करता है, प्रांकुर में बीजपत्र का निर्माण करता है, प्रांकुर का यहाँ पे बता दिया, और बीजपत्र कौन से, ये वाले बीजपत्र, इनका निर्माण करता है। जबकि हाइपोबेसल क्या करता है, मूलांकुर का निर्माण करता है और अधोबीजपत्र, ये जो नीचे वाले जो भाग होते हैं, बीजपत्र के नीचे वाले जो भाग होते हैं उसको जो अधोबीजपत्र का निर्माण करता है। अब इसके अंदर 2 प्रकार के विभाजन होते हैं, परिणत विभाजन और अपनत विभाजन। परिणत विभाजन परिधि की ओर होता है और अपनत विभाजन अंदर की ओर होता है, जिसके फलस्वरूप बाहर की कोशिका क्या करती है, बाह्य स्तर का निर्माण कर लेती है। इस बाह्य स्तर को हम क्या बोलते हैं, डर्मेटोजेन। और अंदर की कोशिका क्या करती है, उदर में अनुप्रस्थ विभाजन करती है, जिसके फलस्वरूप बीजपत्राधार बीजपत्र के आंतरिक जो भरण द्विपक्षोतक होते हैं उनका निर्माण होता है। ये यहाँ पे देख सकते हैं, आंतरिक भरण द्विपक्षोतकों का यहाँ पर निर्माण हो गया। ये जो भ्रूण है, इस विभाजन से क्या होता है, भ्रूण गोलाकार हो जाता है, उसके पश्चात और विभाजन होता है तो भ्रूण क्या हो जाता है, हृदयाकार हो जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हृदयाकार भ्रूण बन चुका है, क्योंकि इसके ऊपर वाले भाग में क्या हुआ, यहाँ पर कांच का निर्माण, कांच की वजह से अंदर की प्रेशर आती है और ये नीचे की ओर आती है, जिससे जब एक कंडीशन आती है ये खास एकदम नीचे तक पहुंच जाती है, जिससे इस प्रकार की संरचना बन जाती है। और ये जो हृदयाकार भ्रूण था वह अब वाय आकार का भ्रूण दिखाई देने लग गया। अब भ्रूणीय अक्ष के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया है। भ्रूणीय अक्ष के ऊपर का भाग बीजपत्रोपरिक कहलाता है, जिसके अंदर प्रांकुर भाग स्थित होता है, और भ्रूणीय अक्ष के नीचे वाला भाग जिसे हम बीजपत्राधार कहते हैं, और इस भाग में कौन स्थित होता है, मूलांकुर। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। इसकी जो नोट्स हैं, जो PDF है, वो आपको आगे फॉरवर्ड कर दी जाएगी। धन्यवाद।